हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टारगेट आईआईटी सीरीज जेई एडवांस का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि ये दीर्घवृत्त कोनिक सेक्शन का ये दूसरा हिस्सा है। परवलय हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम लोग दीर्घवृत्त देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे अति परवलय। शांखव परिच्छेद से जेई एडवांस्ड में मतलब एक सवाल आपको मिल जाएगा, या तो परवलय, दोनों पेपर में परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त मिक्स मिला मिलू के, है ना। तो 3 टुकड़ों में ये चैप्टर बढ़ जाता है, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू हम लोग निपटा पाएँ। आप लोगों को किस तरह से फॉलो करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे ही क्वेश्चन सामने आए, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से सॉल्व करो, उसके बाद देखो वीडियो को कि कहाँ गलती हो गई, आपने किस मेथड से किया, मैंने किस मेथड से किया, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे थे, क्या हमें वो कॉन्सेप्ट पता है। अगर वो कॉन्सेप्ट हमको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो पहले उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। यही शांखव परिच्छेद को पढ़ने का सही तरीका है, ठीक है। यही सीरीज़ को पढ़ने का भी सही तरीका है। ऐसे करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। चलिए, कहानी को बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। क्या दिया हुआ है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 पर विचार कीजिए। माना कि एस पी कॉमा क्यू प्रथम चतुर्थांश में इस प्रकार का बिंदु है कि पी स्क्वायर बटे 9 प्लस क्यू स्क्वायर बटे 4 ग्रेटर देन 1 है। ये हो गई पहली लाइन, है ना। क्या लिखा हुआ है, ये जो बिंदु है, पहली चीज तो ये किस में है, प्रथम चतुर्थांश में है। दूसरा ये इस प्रकार है कि पी स्क्वायर बटे 9 प्लस क्यू स्क्वायर बटा 4 एक से बड़ा है, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांकों को इस दीर्घवृत्त में रखा गया है और S1 जो आता है वो धनात्मक है, अर्थात बिंदु जो है वो दीर्घवृत्त के बाहर है, ठीक है। बिंदु S से दीर्घवृत्त के लिए 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। इस बिंदु से दीर्घवृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, जिनमें से एक रेखा दीर्घवृत्त पर लघु अक्ष के एक अंत पॉइंट पर मिलती है, एक एंड पॉइंट पर मिलती है, तथा दूसरी रेखा चौथे चतुर्थांश में दीर्घवृत्त के एक बिंदु टी पर मिलती है। माना कि आर दीर्घवृत्त का वह शीर्ष है जिसका एक्स निर्देशांक धनात्मक है और दीर्घवृत्त का केंद्र ओ है। यदि त्रिभुज ओ आर टी का क्षेत्रफल 3/2 है, तब नहीं, पहले हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो नए पेज पे डायग्राम बना लेते हैं। एक दीर्घवृत्त बनाते हैं सुंदर सा, है ना। ये हो गई अपनी दीर्घ अक्ष और ये हो गई लघु अक्ष। ठीक है, ये हो गया अपना दीर्घवृत्त। अब जो जो बातें कही गई वैसा वैसा करते चले जाते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया था हमको कि क्या एक और जोड़ दिया क्या पेज अपन ने, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाते हैं। पी कॉमा क्यू एक बिंदु है प्रथम चतुर्थांश में इस प्रकार के पी स्क्वायर बटे 9, इसका अर्थ समझ लेना भैया, पहले ही बता देता हूं मैं। पी स्क्वायर बटे 9 प्लस क्यू स्क्वायर बटे 4 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, अर्थात इस दीर्घवृत्त में इस बिंदु को जब संतुष्ट करवाया गया तो जो S1 मिला है वो ग्रेटर देन 0 है, अर्थात यह बिंदु दीर्घवृत्त के कहाँ है, बाहर है। और कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में एक बिंदु है जो दीर्घवृत्त के बाहर है, मतलब P जो है वो कहीं यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब कहाँ होगा, तो क्या है, उसके लिए एक और बात बताई गई है कि S से, इस बिंदु से दीर्घवृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, जिनमें से एक रेखा दीर्घ वृत्त पर लघु अक्ष के एक अंत्य बिंदु पर मिलती है ना। मतलब एक स्पर्श रेखा ऐसे कुछ है, एक रेखा ऐसे कुछ है, और दूसरी दूसरी क्या होती है, तथा दूसरी रेखा चौथे चतुर्थांश में दीर्घवृत्त के एक बिंदु टी पर मिलती है। मतलब दूसरी स्पर्श रेखा चौथे चतुर्थांश में मिलती है, मतलब ऐसा कुछ मान सकते हैं हम लोग कि ऐसी कुछ कहानी रही होगी। ये बिंदु है एस,
P कॉमा Q, ठीक है। पहला जाके मिल रहा है यहाँ, दूसरा जाके मिल रहा है यहाँ, ठीक है। ये बिंदु है T और उस बिंदु को शायद इन्होंने नाम दिया है R। एंड पॉइंट पे मिलता है। R दीर्घवृत्त का वह शीर्ष है जिसका, बस उसका तो कुछ नाम नहीं दिया इन्होंने। और R दीर्घवृत्त का वह शीर्ष है जिसका x निर्देशांक धनात्मक है। R दीर्घवृत्त का वह शीर्ष है जिसका x निर्देशांक धनात्मक है, ठीक है। ये यहाँ हो गया R। दीर्घवृत्त का केंद्र O है, तब त्रिभुज ORT का क्षेत्रफल 3/2 है। इसका केंद्र O है और इस ORT का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज, कलर बदलते हैं, ये त्रिभुज, ये ORT, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 3/2 है। त्रिभुज ORT का क्षेत्रफल 3/2 है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि P कितना होगा और Q कितना होगा, ठीक है। अब देखो दीर्घवृत्त क्या है, x²/9 + y²/4 = 1। x²/9 + y²/4 = 1। इससे शेष बता सकते हो क्या, लघु अक्ष के सिरे क्या होंगे और दीर्घ अक्ष के सिरे क्या होंगे। तो लघु अक्ष के जो सिरे होंगे, लघु अक्ष के सिरे हो जाएंगे अपना, ये बिंदु हो जाएगा 2,0 है ना, y नहीं 2 नहीं 3,0, ये हो जाएगा 0,2, ये हो जाएगा -3,0 और ये हो जाएगा 0,-2, ठीक है। बोलो अब ये जो रेखा है ये सीधी सीधी जाके यहाँ पर मिल रही है। इस बिंदु से ये जो रेखा है ये सीधी सीधी जाके वहां पर मिल रही है ना। तो तुम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा है। तो एक्स अक्ष के जो समांतर रेखाएं होती है उनके समीकरण किस रूप की होती है, y = k रूप की होती है। तो अर्थात अगर ये 0,2 है तो ये वाली रेखा P, ये वाला बिंदु P,2 होगा, यानी Q को क्या होना पड़ेगा, Q को 2 होना पड़ेगा। या तो B आंसर होगा या A आंसर होगा, या तो A आंसर होगा या B आंसर होगा, इन दोनों में से एक रहने वाला है, क्योंकि Q तो 2 होकर रहेगा, क्योंकि इस P, Q से खींची गई स्पर्श रेखा सीधी सीधी जाकर कहाँ मिल रही है, वहां मिल रही है, सीधी सीधी जाकर वहां मिल रही है, ठीक है। समझ रहे हो क्या इस बात को, मान रहे हो क्या इस बात को। अगर नहीं भी मानते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर नहीं भी मानते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे समझो कि ये मिल तो यहां रही है, अब इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा होगी तो वो ऐसी सीधी ही होगी ना। अरे दीर्घवृत्त के लघु अक्ष के सिरे पर स्पर्श रेखा होगी तो वह ऐसी सीधी की सीधी ही होगी ना। और अगर वो ऐसी सीधी की सीधी होगी मतलब इस रेखा पर जब भी S मिलेगा उसका y निर्देशांक हमेशा क्या होकर रहेगा, 2 होकर रहेगा, है ना। लघु अक्ष के सिरे पर स्पर्श रेखा सीधी की सीधी ही होती है, ठीक है। अभी भी अगर नहीं मानना है तो फिर लास्ट ऑप्शन बचता है, वो मैं बता देता हूँ क्या ऑप्शन होता है। कि मान लो इस पर, इस बिंदु पर, इसको अपन B' बोल दे या B बोल दे, B पर स्पर्श रेखा कैसे लिखोगे, स्पर्श रेखा कैसे लिखोगे, x(x1/9 + y(y1/4 = 1। 0 लिख दो, ये पूरा 0 हो जाएगा, और 2 लिख दोगे, y/2 = 1, y = 2। यानी ये जो रेखा है ये y = 2 हो गई और ये y = 2 हो गई, यानी कि y निर्देशांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका Q का मान तो मिल गया, अब इसका क्या करें अपन। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। ये T बिंदु इस दीर्घवृत्त पर है तो इसके प्राचलिक निर्देशांक मान लेते हैं। प्राचलिक निर्देशांक क्या होंगे इसके, 3 cos थीटा, 2 sin थीटा, ठीक है। मान सकते हैं ना ऐसा, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो अगर मैं कहूं
कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ओ आर टी का क्षेत्रफल 1/2 आधार हो गया ओ आर, और ऊंचाई जो होगी वो ये दूरी होगी, और ये दूरी एक्चुअल में क्या होगी, इस टी का वाई निर्देशांक होगी। बोलो हाँ या ना, है ना। इस बिंदु का जो वाई निर्देशांक होगा वही तो ये ऊंचाई होगी, तो वो कितनी हो जाएगी 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3/2। अच्छा ओ आर कितना है 3 है, तो 3/2 गुणा 2 sin थीटा, तो कितना हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब sin थीटा अगर 1/2 है तो बताओ थीटा क्या होगा, π/6 या 5π/6, है ना। प्रथम चतुर्थांश या एक पूरे साइकिल की बात करें अपन 0 से 2π की एक आवर्त की बात करें तो π/6 और 5π/6, है ना। इसके हिसाब से t के क्या क्या मान हो सकते हैं, 3 cos π/6 यानी 3√3/2 और 1, 2 sin थीटा तो 1 ही आ रहा है। या फिर t का एक और मान संभव है 5π/6 लोगे द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में ये x निर्देशांक कितना अच्छा है, एक काम और करते हैं रुको, है ना। यहाँ ये ध्यान रखना कि x निर्देशांक धनात्मक होना चाहिए, y निर्देशांक जो है वो ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि 2 sin थीटा ऋणात्मक आना चाहिए, दिस 2 sin थीटा शुड बी नेगेटिव। तो यहाँ पर जब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहे हैं अपन, तो यहाँ मापांक लगा देना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि इधर जो ये 2 sin थीटा है इसका मान ऋणात्मक है, जो है भी सही, ओ आर तो दूरी धनात्मक ही ले रहे हैं हम लोग, 2 sin थीटा ऋणात्मक होना चाहिए। अब 2 sin थीटा ऋणात्मक होना चाहिए, या तो मापांक लगा के लिखो, नहीं तो फिर सीधा सीधा -3/2 लिख दो। क्यों मैं बताना चाह रहा हूँ, उसका कारण बता देते हैं, क्योंकि थीटा का मान जो है ना हमको इस प्रकार से लेना पड़ेगा, साइन थीटा +-1/2। तो थीटा जो है वो क्या होगा, है ना, साइन थीटा कैसा लेना पड़ेगा हम लोगों को, साइन थीटा ऋणात्मक लेना पड़ेगा, तो साइन थीटा जो -1/2 वाला लेना है हमको। और इस तरह से लेना है कि कॉस थीटा धनात्मक रहे और साइन थीटा ऋणात्मक रहे, अर्थात थीटा कौन से चतुर्थांश में लेना है, चौथे चतुर्थांश में लेना है, 11π/6 लेना पड़ेगा। और ये लेने के बाद जो टी बिंदु मिलेगा हम लोगों को वो कितना मिलेगा, 3√3/2, और ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा 3√3/2 -1, है ना। तो टी बिंदु आ गया, तो टी पर स्पर्श रेखा, टी हो गया अपना 3√3/2 -1 पर स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, x(x1/9 + y(y1/2 4 इज इक्वल टू 1, 3√3/2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपना x√3, एक 3 से एक 3 काट दो तो ये हो जाएगा 6, और भी काट सकते हैं पर छोड़ दो इतने में। अब इसका किसके साथ प्रतिच्छेदन लेना है, ये इस रेखा के समीकरण है, किसके साथ प्रतिच्छेदन लेना है, y = 2 के साथ। तो y = 2 के साथ इंटरसेक्शन लेने पर -1/2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो ये कितना हो जाएगा अपना 6, इसको इधर काट दें तो ये √3 हो जाएगा, इसको इधर काट दो तो 3 हो जाएगा, है ना। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा अपना यहाँ पर 1/√3। ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, हाँ। 11π/6 cos π/6 ले लेंगे तो 3√3/2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण अगर हम लोग लिखना चाहें, y(y1/4 x√3, y = 2 के साथ प्रतिच्छेदन चाहिए, 3/2 हो जाएगा, 3/2 से यहाँ काट दें तो 1/3 x = 3/2, तो ये हो जाएगा 18/2√3, 9/√3 यानी कि 3√3। ठीक है,
एक्स एक्स निर्देशांक मतलब ये वाला p इज इक्वल टू हो जाएगा 3√3। तो ये हो जाएगा 3√3, 2 p हो जाएगा 3√3। तो आंसर हो जाएगा अपना ए। आंसर हो जाएगा ए। बोलो, अच्छा सवाल था। आई होप मज़ा आया होगा ये सवाल सॉल्व करके हम लोगों को, और क्लैरिटी भी मिली होगी कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल देते हैं, कुछ और सवाल करते हैं, ताकि आगे की चीज़ें भी हम लोग कर पाए। ये था 2024 का। ये एक एक्स्ट्रा ऐड हो गई थी, इसको हटा देते हैं यहाँ से। 2023। माना कि T1 एवं T2 दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 6 प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 इज इक्वल टू 1 एवं परवलय P वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x की दो भिन्न भिन्न उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ठीक है। माना कि स्पर्श रेखा T1 P व E को क्रमशः A1 और A2 पर स्पर्श करती है तथा T2 P व E को क्रमशः बिंदु A4 और A3 पर स्पर्श करती है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पास और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक दीर्घवृत्त है और एक परवलय है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x और यह है एक्स स्क्वायर बटे 6 प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 इज इक्वल टू 1। यानी कि ऐसी कुछ कहानी है और इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं भी है। तो ऐसा करते हैं, पहले स्पर्श रेखा बना देते हैं। सिमेट्रिक है सारी चीजें। दीर्घवृत्त बनाता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। डायग्राम परफेक्ट बन जाए ना तो आधा सवाल सॉल्व हो जाता है ना। ये लो, बहुत बढ़िया। और जो परवलय है वो इसको प्रतिच्छेद करेगा। वाई स्क्वायर की जगह 12x लिखोगे तो एक द्विघात बन जाएगी, x के दो मान आएंगे, है ना। और वैसे भी इसकी नाभि जो है वो 3,0 है, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, √6 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो होगा अपना परवलय वो कुछ ऐसा होगा। इधर ये ऐसे मान लो। सिमेट्रिक रहना चाहिए कुल मिलाकर, है ना। इसमें कर वाला आता है क्या? नहीं आता है। एक काम करते हैं, एक रेखा ऐसी खींचते हैं, उसके आधार पर करने की कोशिश करेंगे, तो उस रेखा को डिलीट कर देंगे, है ना। ऐसा करते हैं कि यहाँ पर भी यहाँ स्पर्श करें। मैं फिर बता रहा हूँ तुमको, जिसने डायग्राम बनाना सही से सीख लिया आधे सवाल वो ऐसे ही कर लेगा, है ना। ये लो, ठीक है, ये अपना परवलय बना दिया अपन ने। ठीक है, अब फिर से सवाल पर लौटते हैं। क्या कहा गया है कि T1 जो है वो परवलय और इलिप्स को A1 और A2 पर स्पर्श करती है। परवलय और इलिप्स को A1 और इलिप्स को A2 पर स्पर्श करती है।
और T2 परवलय एलिप्स को A4 और A3 पे स्पर्श करती है। परवलय और एलिप्स को A4 A3 पे स्पर्श करती है। सब कुछ सममित है, सब कुछ सिमेट्रिक है, जैसे ऊपर है बिंदु वैसे ही नीचे है। ठीक है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चतुर्भुज A1 A2 A3 A4 का क्षेत्रफल इतना है 36 और 35। T1 और T2 -3,0 पे मिलती है, -6,0 पे मिलती है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का ये एक सवाल है। परवलय की समीकरण क्या दी हुई है? y² = 12x। इसकी स्पर्श रेखा लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 4 a की जगह 3 लिखा हुआ x, तो ये हो जाएगा y = mx। mx कितना हो जाएगा? +a/m। ठीक है, ये किसी भी परवलय की, मतलब इस परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है? एलिप्स लेना है। एलिप्स है x² / 6 + y² / 3 = 1, है ना। और यह रेखा इसकी भी स्पर्श रेखा है। इसकी क्या कंडीशन होती है? c² = a² m² + b²। तो c² की जगह क्या लिखा हुआ है? 3/m। इस रेखा को y = mx + c मानोगे तो c की जगह 3/m का वर्ग, a² है 6, m² ही रहेगा, और b² की जगह लिखा हुआ है 3। यहाँ से m के मान आ जाएंगे, तो m का क्या मान आ जाएगा? 9 / m², 6m² + 3, है ना। इधर गुणा कर दो तो 9 6m⁴ + 3m², 6m⁴ + 3m² -9, और यहाँ पर अपन 3 के पहाड़े से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 2m⁴। ठीक है, और इसके गुणनखंड तो आसानी से हो सकते हैं। क्या होंगे इसके गुणनखंड? 2m⁴, 2 × 6 आ रहा है ना, तो इसको लिख देते 3m² - 2m² -3, तो ये हो जाएगा m² -1 गुणा m², 2m² + 3। ठीक है, तो m² के क्या क्या मान हो गए? m² -1 या तो 0 हो जाए, यानी कि m² 1 हो जाए, यानी कि m ± 1 हो जाए, या फिर यहाँ से भी आए। तो यहाँ से तो कुछ भी आना संभव नहीं है, क्योंकि 2m² + 3 एक धनात्मक राशि है, वो 0 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो m² हो गया ±1। अब m² ±1 हो गया, यानी कि m के 2 मान संभव है, या तो +1 हो जाए या -1 हो जाए। ठीक है, अब हमको चाहिए ये बिंदु। ये 4 बिंदु जो हैं ये सममित होंगे, देखो, और ये भी सममित होंगे, है ना। अच्छा, पहले स्पर्श रेखा लिख लें क्या? स्पर्श रेखाओं की क्या क्या समीकरण होगी? स्पर्श रेखाएं, तो जब एक बार m = 1 लोगे, तो m = 1 लोगे तो ये कितनी हो जाएगी? y = x + 3, है ना। m = -1 लोगे तो -x -3, इन दोनों को जोड़ दो तो y = हो गया 0, यानी y तो 0 आ ही गया, और y = 0 लिख दोगे तो x = -3। मतलब जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो तो हमको मिल गया -3,0, यानी कि एक आंसर तो मिल गया हम लोगों को। ये वाला सही हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़, एक क्षेत्रफल और पता करना है। उसके लिए हमको स्पर्श बिंदु निकालने होंगे, उसके लिए हम लोगों को स्पर्श बिंदु निकालने होंगे। ठीक है, तो देखो पहले परवलय के लिए देख लेते हैं। परवलय के लिए स्पर्श बिंदु कैसे निकालते हैं हम लोग? मान लेते हैं स्पर्श बिंदु x1 y1 है, तो y1 = कितना हो जाएगा? 6 × x + x1, यानी कि y 6x/y1 + x1/y1। इसकी तुलना एक बार इससे कर दो, y = x + 3 से,
और एक बार इसकी तुलना इससे कर दो और एक बार माइनस वाले से कर दो, तो वो तो माइनस आ जाएगा, वो तो सिमेट्रिक है। तो जो धनात्मक में है उसी हिसाब से ऋणात्मक में भी चीज़ें आ जाएंगी, जो धनात्मक में है उस हिसाब से ऋणात्मक में भी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, एक निकाल लेंगे तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, 6/y1 तुलना करने पर 1 होगा, यानी कि y1 इज इक्वल टू 6 होगा, और x1/y1 3 होगा, तो x1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18, यानी कि यहाँ पर 18,6 पर परवलय का जो स्पर्श बिंदु आ रहा है वो 18,6 आ रहा है। एक बार देख लो फटाफट से, 18,6 ही होगा या कुछ और होगा, कुछ यहाँ पे हम लोग गड़बड़ तो नहीं कर दे रहे हैं। कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, क्योंकि मुझे इतने बड़े बड़े बिंदु आने नहीं चाहिए थे। रुको एक मिनट, यहाँ पे क्या किया हमने, मान लिया परवलय पे बिंदु, एक काम करते हैं ना, ऐसे छोड़ ही दो। परवलय का जो स्पर्श रेखा का ढाल कितना होता है, 1/t होता है ना, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। बिंदु क्या होगा, 80² 280, ओ 2a। ठीक है, a का मान कितना है, 3, और जब m इज इक्वल टू 1 लोगे तो t इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, और m इज इक्वल टू 1 लोगे t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3,6। और जब m इज इक्वल टू -1 लोगे तो t -1 हो जाएगा, तो ये तो 3 ही रहेगा, ये 2a t होगा, तो ये हो जाएगा अपना 3,-6, ये हो जाएगा 3,-6, वो है 3,6, ये है 3,-6। इसी प्रकार से जब उस पर चाहिए अपन को, किस पर चाहिए, दीर्घवृत्त पे चाहिए, तो दीर्घवृत्त पे ऐसे कर सकते हैं अपन, x(x1/6 प्लस y(y1/3 इज इक्वल टू 1), क्योंकि इसमें फिर वो थीटा वीटा आएगा तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो ये मान लिया हमने कि दीर्घवृत्त पे ये बिंदु है ना, और इसकी तुलना किससे कर दी जाए, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 से, है ना, -3 से भी भाग दे दें, x माइनस वाई -3 से भाग दे दोगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, यानी कि x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से x1/6 इज इक्वल टू -1/3, x1 इज इक्वल टू -2, y1/3 इज इक्वल टू 1/3, y1 इज इक्वल टू 1, -2,1, ये बिंदु हो गया -2,1, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा -2,-1, बस इतना सा अंतर आएगा और कुछ अंतर नहीं आएगा, -2,1 -2,1 ठीक है। जब प्लस वाले से तुलना करेंगे तो ऐसी कुछ चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे चारों बिंदु आ गए, अब क्या करें, इस हिसाब से बताओ ये बिंदु क्या होगा, -2,0, ये बिंदु क्या होगा, 3,0। तो इस बिंदु को अगर मैं थोड़ी देर के लिए P बोल दूं, तो इस चतुर्भुज A1 A2 A3 A4 इसका क्षेत्रफल हम कैसे लिख सकते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दें, यानी कि 1/2 पहले त्रिभुज ही लिख देते हैं। त्रिभुज A1P A4 के क्षेत्रफल में से त्रिभुज A2P A3 के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए। अब इस बड़े वाले का क्या क्षेत्रफल होगा, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 12, ये आधार का काम कर रही है अपनी, और ये ऊंचाई का काम कितना करेगा, ये 3 और 3 6, माइनस इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, ये कितनी है 2, और ये कितना है 1, तो ये हो जाएगा 12×72 यानी कि 36 -1 यानी कि 35, तो आंसर हो जाएगा अपना 35, आंसर क्या हो जाएगा 35। तो ए और सी ये दो सही ऑप्शन रहेंगे, ठीक है क्या, बोलो समझ में आ गई बात, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, आई होप आपको इन सवालों को करके समझ भी आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। यही दीर्घवृत्त है बेटा, यही शांका परिच्छेद है, इतनी ही मेहनत करवाएगा ये, इसको तुम अवॉइड
नहीं कर सकते। चलिए फिर इसी के साथ कहानी आगे बढ़ाते हैं और आते हैं 2022 पर। 2022 का भी ये इंटरेस्टिंग सवाल है, मैच द कॉलम टाइप का सवाल है ना। पढ़ो, करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व। क्या कहा गया है कि दीर्घवृत्त, इस पर विचार कीजिए। माना कि एच अल्फा कॉमा जीरो, जहां अल्फा जो है वो 0 से 2 के मध्य है, ठीक है। एक बिंदु है, बिंदु एच से होती हुई वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा दीर्घवृत्त एवं इसके सहवृत्त ऑक्सिलरी सर्कल, सहायक वृत्त जिसको हम लोग बोलते हैं, को प्रथम चतुर्थांश में क्रमशः बिंदु ई व एफ पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु ए ई पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा धनात्मक एक्स अक्ष को बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए एफ व मूल बिंदु को जोड़ने वाली रेखा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ एक कोण फाई बनाती है। तो क्या क्या होगा, ठीक है। अगर फाई इतना है तो क्षेत्रफल कितना होगा, फाई इतना है तो क्षेत्रफल कितना होगा, ये सारी बातें हम लोगों को करनी है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम लोगों को एक ढंग का डायग्राम बनाना पड़ेगा। किसका डायग्राम बनाना पड़ेगा? ढंग का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक इसका सहायक वृत्त भी बनाना है, तो सहायक वृत्त भी लगे हाथों साथ ही में बना दिया जाए। ओ ओ ये लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 इज इक्वल टू 1। एच अल्फा कॉमा 0 0 कॉमा 2। तो इस दीर्घवृत्त को देखो, इस दीर्घवृत्त के लिए ये जो शीर्ष है ये 2 कॉमा 0 और माइनस 2 कॉमा 0 होगा। बस इसी शीर्ष की बात कर रहा हूँ। क्यों मैं ये बता रहा हूँ शीर्ष? क्योंकि एच अल्फा कॉमा 0, अल्फा 0 से 2 के मध्य है, यानी कि बिंदु यहाँ कहीं रहेगा और यहाँ से एक वाई अक्ष के समांतर रेखा खींची जाती है। एच से होती हुई वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींची जाती है। ये अपना अल्फा कॉमा 0 है, ये बिंदु एच है, ठीक है। जो दीर्घवृत्त और इसके सहायक बिंदु को क्रमशः ई और एफ पर काटती है। तो ये बिंदु हो गया ई और ये बिंदु हो गया एफ। बिंदु ई पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा धनात्मक एक्स अक्ष को, बिंदु ई पर इसकी स्पर्श रेखा बिंदु ई पर इसकी स्पर्श रेखा धनात्मक एक अक्ष को एक बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए कि F व मूल बिंदु को जोड़ने वाली रेखा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ एक कोण। अब देखो यहाँ पर है ना, एक समझ होना बहुत जरूरी है कि जब किसी भी बिंदु के, ध्यान से सुनना, दीर्घवृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के हम लोग प्राचलिक निर्देशांक जब लिखते हैं, जैसे E का प्राचलिक निर्देशांक यहाँ पे हम लोग 2 cos फाई और √3 sin फाई लिखेंगे। तो ये फाई जो होता है ये एक्चुअल में ई नहीं बनाता है मूल बिंदु के साथ, ये इसका संगत बिंदु जो कि सहायक वृत्त पर होता है वह बनाता है। यानी कि ये फाई है तो ये वाला, ये इस वृत्त की क्या समीकरण होगी? यहाँ सहायक वृत्त क्या होगा बताओ? सहायक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, यानी कि 4 होता है। तो ये एफ जो होगा ये कितना होगा? 2 cos फाई कॉमा 2 sin पाई। अब जिन्होंने क्लास में ढंग से पढ़ा होगा उनको पता होगा कि भैया यहाँ से एक इस तरह से लंब गिराया जाता है जो कि जाकर यहाँ मिलता है और ये दीर्घवृत्त को जहाँ काटता है वो बिंदु होता है 2 cos फाई कॉमा √3, जो कि यहाँ पे b का मान है a cos फाई कॉमा b sin फाई। यानी कि ये सारी कहानी है। मतलब ये जो अल्फा है, ये h जो होता है, ये h बिंदु क्या होना चाहिए? इसके संगत यहाँ पर ऐसे लंब गिराओगे तो x निर्देशांक तो वही रहेगा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया 2 cos
फाई। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब किसका क्षेत्रफल की बातें कर रहे थे अपन से ये लोग? एफ जी एच का क्षेत्रफल। अभी एफ जी एच है कहाँ? एफ यहाँ है, जी यहाँ है, एच यहाँ है। ये तो बहुत बढ़िया, ये तो अपना समकोण त्रिभुज हो गया। किस प्रकार का त्रिभुज हो गया? ये तो अपना समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। अब एफ जी एच का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे? तो त्रिभुज एफ जी एच का क्षेत्रफल लिखा जा सकता है 1/2 एफ एच गुणा एच जी। अभी बिंदु जी मिलेगा कैसे? जी बिंदु मिलेगा कैसे? जी बिंदु कैसे मिल रहा है कि इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है, यानी कि ई पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? x1 की जगह 2 cos फाई प्लस y1 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा? x/2 cos फाई इज इक्वल टू 1। अभी किसको काट रहा है? एक्स अक्ष को काट रहा है। एक्स अक्ष को काट रहा है मतलब y0 लिख दो, y इज इक्वल टू 0 लिख दो। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 sec फाई। यानी कि जो g है, ये g बिंदु क्या हो जाएगा? 2 sec फाई कॉमा 0। ठीक है, फिर से क्षेत्रफल पर आता हूं, फिर से क्षेत्रफल वाली बातों पर आते हैं। कौन सी वाली बातों पर? क्षेत्रफल वाली बातों को। इस वाले पे आ जाता है। ठीक है, अब देखो एफ एच कितना होगा? एफ एच तो सिंपल है ना, 2 sin फाई। ये जो हाइट है वो कितनी है? 2 sin फाई है। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिख रहा हूं मैं 1/2 एफ एच है 2 sin फाई, और फिर क्या है? एच जी। एच जी कैसे मिलेगा? मूल बिंदु से जी की दूरी माइनस मूल बिंदु से एच की दूरी। मूल बिंदु से जी की दूरी हो जाएगी अपनी 2 sec फाई माइनस 2 cos फाई। ठीक है, इसको अंदर गुणा कर दो, 1 2 से 2 काट दो, है ना। तो ये हो जाएगा 2, और साइन फाई को अंदर गुणा कर दे। देखो 2 दूनी 4/2, 2 हो गया। साइन फाई तो ये तो कितना होगा? 1/cos, तो साइन बटा कॉस हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा माइनस साइन फाई कॉस फाई। ठीक है, ये हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो। अब हमको क्या क्या दिया गया है पूछते जाते हैं, लिखते जाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 2 tan फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई। 2 tan फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई। अब फाई का मान जैसे जैसे दिया जा रहा है, फाई का मान रखते जाओ और पता करते जाओ। फाई का मान रखते जाओ और चीजें पता करते जाओ, है ना। मापांक लगा लेना, बस मापांक लगा लेना, जिससे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, बस मापांक लगा लेना, इससे अपना काम हो जाएगा। π/4, π/3, π/6, π/12। पहले 3 तो आसान है। π/4 लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 tan π/4 1 माइनस 1/√2 1/√2 1/2, तो ये आ जाएगा 1 क्यू। ठीक है, π/3 tan π/3 tan 60 डिग्री √3 साइन π/3 यानी कि √3/2 कॉस π/3 यानी कि 1/2, है ना। तो √3 भी बाहर ले लें तो 2√3 3√3/4 3√3/2 t हो जाएगा ये। ठीक है, 1 माइनस 1/4 3/4 3/2 √3 इंटू 3/2 π/6 1/√3, और यहाँ तो यही होगा √3/4। तो ये कितना हो जाएगा? लघुत्तम ले लें 4√3, बाहर 2 है ही, 4 माइनस 3,
तो 1/2√3 s है ना, QTS। अब आ गया लास्ट π/12। अब π/12 का मान निकालना है हम लोगों को, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, इसको साइन बाई कॉस करके अगर मैं फिर से साइन को बाहर ले लूँ, तो ये था अपना 1/cos⁡, जो पहले थी चीज़ें उसी को लिख रहा हूँ। cos⁡, लघुत्तम ले लिया जाए तो 2sin⁡, कितना हो जाएगा 1 - cos² डिवाइडेड बाई cos⁡, है ना। तो 1 - cos² थीटा हो जाएगा sin² थीटा, तो ये हो जाएगा 2sin⁡, है ना। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि साइन π/12 यानी कि साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री निकालना आसान है। वैसा तो दिख रहा है कि पी जैसा ही कुछ आएगा अजीब सा। साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 45 - 30, तो साइन 45 कॉस 30 और कॉस 45 साइन 30, और कॉस 15 डिग्री, कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30। तो ऊपर है क्यूब, √3 - 1 का क्यूब बटे 2√2 का क्यूब, जो कि 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई cos⁡ हो जाएगा √3 + 1/2√2। कर लेना अब इसको सिंप्लीफाई, है ना। ये कितना हो जाएगा अपना 2√2 1/√2। एक बार पूरा ही लिख देते हैं साफ सुथरा, √3 - 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4, 2√2 डिवाइडेड बाई √3 + 1। तो ये हो जाएगा, इसका भी लघुत्तम ले, इसको परिमेयकरण कर दे तो √3 - 1 एक और ऊपर चल जाएगा, इसकी घात 4 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2, यानी कि 8, है ना। और 8 यहाँ पर आ गया, 2 से 2 काट दो, इसका क्यूब कर दिया हमने। रिबा कैलकुलेशन देख लो भैया फटाफट से, कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो गया है। 2 tan phi sin², 2 sin⁵, 2 को अलग कर दिया, इसका क्यूब कर दोगे और बटे में 2, ओ 8 नहीं होगा ये, सॉरी। √2 का क्यूब होगा, 8 नहीं होगा यहाँ पे। √2 का क्यूब होगा, और 1 2 बाहर है, ये 2 ऐसा कैसा लिख दिया, है ना। तो 1 2√2 से 1 2√2 कट जाएगा, उसका वर्ग होके 8 आ जाएगा, परिमेयकरण करोगे तो ये आ जाएगा। वैसे भी पी ही आना था, दिखने लग गया था हम लोगों को। जो भी हम लोग कर रहे थे वो हल्के फुल्के से कैलकुलेशन इधर उधर कर रहे होंगे, बाकी सब ठीक ठाक है। तो क्या क्या आंसर हो जाएंगे अपने, समझ ही गए तुम तो। QTSP, तो QTSP C is the correct answer. QTSP C is the correct answer. ठीक है, आगे बढ़ाएं फिर कहानी को। बड़ा अच्छा सवाल था ये भी, आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 2021 के सवाल पर। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। बड़ा अच्छा सवाल है, करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। क्या कहा गया, मान लीजिए E एक दीर्घवृत्त है, ठीक है, जिसकी समीकरण है x² बटे 16 + y² बटे 9 = 1। E पर किसी भी 3 भिन्न बिंदुओं P, Q और Q' मान लीजिए, कहीं पे भी हो सकते हैं, है ना।
एम पी क्यू पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, और एम पी क्यू डैश पी और क्यू डैश को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। जब पी क्यू और क्यू डैश ई पर परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो इन दोनों के बीच की अधिकतम संभावित दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। बेटा अच्छा सवाल है ये, जितना बड़ा और अजीब दिख रहा है उतना बड़ा अजीब ये है नहीं। एक सिंपल सा सवाल है। कैसा सवाल है? सिंपल सा सवाल है। ठीक है, इसके शेष हो जाएंगे 4,0 -4,0 0,3 और 0,-3, ये सबको पता है। ठीक है, अब क्या है कि इस पर 3 बिंदु है, पी क्यू और क्यू डैश, कहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए पी यहाँ है, क्यू यहाँ है और क्यू डैश यहाँ है, तो इनको जोड़ दो। पी से क्यू, पी से क्यू डैश और क्यू से क्यू डैश। ठीक है, तथा एम पी क्यू पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ये एम पी क्यू हो गया और ये इनका मध्य बिंदु हो गया। बस ये नाम अजीब अजीब देके घुमाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, ये इस भुजा का मध्य बिंदु है, ये इस भुजा का मध्य बिंदु है। अब मुझे बताओ एक चीज, अगर तुम्हें ये प्रमेय पता है, अगर त्रिभुज एबीसी हम लोग लें, इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु ले लें और इसको मिला दें, तो ये जो डीई होता है ये तीसरी भुजा के समांतर होता है, और डीजी जो होता है वो तीसरी भुजा का कैसा भी होता है? आधा भी होता है। ठीक है, एक तो समांतर होता है और एक आधा होता है। उस हिसाब से अगर इस एम पी क्यू और एम पी क्यू डैश के बीच की दूरी, पहले तो इनका नाम बदलता हूं मैं, है ना। इसको मैं इस मध्य बिंदु को बोल देता हूं ए और इस मध्य बिंदु को बोल देता हूं बी। ठीक है, तो जो हमको दूरी बतानी है वो बतानी है ए और बी, इसका अधिकतम मान कितना होगा? तो ये ए बी जो है ना, ये जो क्यू क्यू डैश है इसकी आधी होगी। ठीक है, ये एक तरह से इस पी क्यू क्यू डैश में पी क्यू भुजा का मध्य बिंदु और पी क्यू डैश भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जा रहा है। इनको हमने ए और बी नाम दिया, इन्होंने एम पी कोमा क्यू दी और एम पी कोमा क्यू डैश दिया था, मैंने उनको ए और बी कर दिया। ठीक है, तो ये जो है हमारा ए बी, ये इस भुजा का आधा होता है ना। अब जहां क्यू और क्यू डैश की बात करें तो क्यू क्यू डैश कहाँ है? क्यू क्यू डैश इस दीर्घवृत्त पर है। तो अगर क्यू क्यू डैश को अधिकतम कर दे तो ऑटोमेटिकली ए बी भी अधिकतम हो जाएगा। अब अगर क्यू क्यू डैश इस दीर्घवृत्त पर है तो मुझे बताओ कि क्यू क्यू डैश का अधिकतम मान कितना हो सकता है? दो बिंदु अधिकतम कितनी दूरी पर हो सकते हैं? उनके दीर्घ अक्ष के सिरे हो सकते हैं, यानी कि इसका अधिकतम मान जो है वो 8 हो सकता है। तो मैक्सिमम ऑफ क्यू क्यू डैश 8 हो सकता है, तो ये हो जाएगा 8/2, यानी कि अधिकतम मैक्सिमम ए बी 4 होगा। और ए बी जो है वही क्या है हमारा, इन दोनों के बीच की दूरी है, तो इसका अधिकतम मान हो जाएगा 4। बोला था मैंने कि जितना बड़ा ये सवाल दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं। एक्चुअल में तो ये दीर्घवृत्त के उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स का यूज़ भी नहीं कर रहा है। एक्चुअल में तो ये दीर्घवृत्त के उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट का यूज़ भी नहीं कर रहा है। तो ये था 2021 का सवाल, जो बहुत सिंपल सवाल आ गया था। कितने कर लिए हमने? 2024 का कर लिया, 23 का कर लिया, 22 का कर लिया, 21 का कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और 5वां साल यानी कि 2020 का सवाल करते हैं। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। क्या कहा गया है? माना ए बी तथा लैम्डा, माना ए बी तथा लैम्डा धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। माना परवलय y² = 4 लैम्डा x के नाभिलंब का अंतिम बिंदु P है। ये कोई सा भी एक हो सकता है सिरा,
है ना। माना दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बिंदु P से गुजरता है। यदि परवलय तथा दीर्घवृत्त के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता होगी। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। ठीक है, देखो बनाते हैं डायग्राम। है ना, रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, या इनको भी हटा देते हैं। क्या कहा गया हमसे, माना परवलय, एक परवलय ले लिया अपन ने और इसके नाभिलंब का एक सिरा P है ना। परवलय क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स। इस हिसाब से परवलय के सिरे क्या होते हैं, a,2 है, तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा। ठीक है, दीर्घवृत्त भी बिंदु P से गुजरता है। यदि परवलय तथा दीर्घवृत्त के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि इस पे जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं हम लोग वो कुछ इस टाइप की होगी और इसके जो लंबवत होगी वो इस टाइप की होगी। ठीक है, अब दीर्घवृत्त जो है वो कहाँ बनेगा, इस P से गुजर रहा है और लंबवत है, तो वो कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं दीर्घवृत्त ऐसा रहा होगा, अच्छा ही बना देते हैं ना, डायग्राम सही दिखेगा तो थोड़ा सा दिमाग ठंडा रहता है कि हाँ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। अगर डायग्राम ही सही नहीं होगा ना तो फिर कुछ भी सही नहीं होगा, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाओगे सवाल में आखिर हुआ क्या। ऐसी कुछ सिचुएशन है। ठीक है, और ये दीर्घवृत्त क्या है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये परवलय हो गया, वो दीर्घवृत्त हो गया। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दूसरे के लंबवत है तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होगी। अगर ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है तो इस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होगी। देखो ध्यान से सुनना, अगर दो रेखाएं लंबवत होती है तो उनकी प्रवणताओं में क्या संबंध होता है। अगर इसकी प्रवणता मैं m1 मान लूँ और इसकी प्रवणता m2 मान लूँ तो m1 गुणा m2 कितना होगा, -1 होगा। ध्यान से सुनना, अच्छा सवाल है, तुम लोग कर सकते हो। किसी भी स्टेप पर अगर तुम्हें लगे कि हाँ अब मुझे क्लिक हो गया है क्या करना है, तो वहीं पे वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने लग जाना। परवलय क्या था अपना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स। इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा लिखनी हो अपन को तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, y1 2 लैम्डा एक्स प्लस x1। और किस बिंदु पर चाहिए, y1 की जगह 2 लैम्डा तो 2 लैम्डा से 2 लैम्डा काट दो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा। यानी कि इसकी जो प्रवणता आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। m1 जो था अपना परवलय की जो स्पर्श रेखा थी उसकी प्रवणता मिल गई, परवलय की स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल गई। अब दीर्घवृत्त पर आते हैं, किस पे आते हैं, दीर्घवृत्त पे। दीर्घवृत्त क्या है अपना, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके बिंदु P पर स्पर्श रेखा के समीकरण कैसे लिखेंगे, P लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा पर स्पर्श रेखा t इज इक्वल टू 0 से लिखते हैं, यानी कि x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। और x1 और y1 की जगह क्या लिख दें, x1 और y1 की जगह लैम्डा और 2 लैम्डा लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x लैम्डा प्लस, बोलो हाँ ना। अब इस हिसाब से इसकी स्पर्श रेखा देखी, इस रेखा का ढाल देखा जाए तो कितना होगा, y गुणा
टू लैम्डा बटे बी स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा बी स्क्वायर बटे टू लैम्डा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर बटे 2 लैम्डा। तो इसका ढाल कितना आ गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ठीक है, m1 पता है तुमको। अब मुझे बताओ कि अगर m1 पता है तो क्या m2 का मान बता सकते हो तुम? अगर m1 पता है और m1 m2 लंबवत है तो m2 कितना होना चाहिए, उसका 1 था तो ये कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो यहाँ से बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कितना आ जाएगा अपना, बटे में 2 आ रहा है, ठीक है। अब बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 2 आ गया, लेकिन ये तो क्या है, दीर्घवृत्त है। और दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कैसे लिखते हैं हम लोग, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कैसे लिखते हैं, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता लिखते हैं हम लोग E इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का मान यहाँ 2 रख दूँ तो फिर तो अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक चीज आ गई। मतलब क्या गड़बड़ हो रही है, या क्या चीज जो हमसे छूट जा रही है, बोलो सोचो, क्या ऐसी चीज है जो हमसे छूट जा रही है? क्या कैलकुलेशन हमने गलत की है? एक बार कैलकुलेशन चेक करो, या और कुछ गलती यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या? कोई ऐसी चीज है जो हमारे से मिस हो जा रही है, कोई ऐसी चीज जो हमसे मिस हो जा रही है? तो देखो, अरे दुनिया में 2 तरह के इलिप्स होते हैं, दुनिया में 2 तरह के मानक दीर्घवृत्त होते हैं। अगर ऐसा वाला एक है तो कोई बात नहीं ना, ये वाला नहीं है यहाँ पे एप्लीकेबल। एक ये भी तो होता है जिसमें b बड़ा होता है a छोटा होता है, जिसमें b बड़ा होता है a छोटा होता है। तो इस हिसाब से यहां कितना आ जाएगा, 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2। मतलब ये जो मैंने बनाया था ये ऐसा नहीं रहा होगा, ये y अक्ष के समानांतर वाला रहा होगा। ये कैसा रहा होगा, y अक्ष के समानांतर वाला रहा होगा। बताओ क्या ये सवाल क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, देखो बहुत ज़्यादा कठिन कठिन सवाल ही पूछे जाते हैं, कभी कभी ऐसे एकदम सिंपल लल्लू पंजू सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। जो यहाँ अभी तक हमने कितना कंप्लीट कर लिया, 2024 से लेकर 2024 का सवाल था, ये एक अच्छा सवाल था। फिर 2023 का सवाल, ये भी बढ़िया सवाल था। 2022 वाला एक अच्छा कॉम्प्रींज मैच द कॉलम टाइप का सवाल था, ठीक है। ये भी जिन लोगों को चीज़ें पता होंगी वही लोग कर पाएंगे, है ना। फिर 2021 वाला तो बहुत ही अच्छा सिंपल सा सवाल था, है ना। तो 5 साल के सवाल हमने यहाँ पर निपटा दिए हैं, 2024, 20, 21, 22, 23, 24। PYQ 2020 से लेकर 2024 तक हम लोगों ने कर लिए हैं। अब इसके आगे क्या करना, देखो भैया 1 घंटे में ये हमने सेशन लिया है, और मैंने जैसा कहा है कि हमेशा अगर खुद से करोगे, सारी चीज़ें खुद से करोगे, तो फिर इस सेशन को ईमानदारी से अटेम्प्ट करने में तुम्हें कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगने चाहिए। अब जेई मेंस पूरा हो चुका है, पूरा फोकस जेई एडवांस पे शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। एक तरह से कॉनिक सेक्शन के 3 टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी लंबा चौड़ा हम लोग पढ़ ले रहे हैं। लेकिन फिर से मैं यही बोलूँगा कि इस सेशन को अटेंड करने से पहले अपने थियोरी को क्लियर कर लें। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो शांखा परिच्छेद से कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट दे देते हैं, तो पहले उन चैप्टर पर फोकस करो, उन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो, उन चैप्टर के जितने ज़्यादा पीवाईक्यू हो सकते हैं उतने ज़्यादा पीवाईक्यू करो, फिर शांखा परिच्छेद पर जाओ। अब तुम्हें क्या करना है, पहले तो कॉन्सेप्ट्स, ऐसे कोई बहुत बड़े भारी कॉन्सेप्ट यूज नहीं होते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़े भारी कॉन्सेप्ट यूज नहीं होते हैं। अगर बेसिक्स पे टिके रहोगे तो कर पाओगे। और फिर रिमेनिंग पीवाईक्यूज, रिमेनिंग ईयर पीवाईक्यू, ये 2 काम कर लोगे
तो कहानी जो है वो थोड़ी सी बनी रहेगी। अगर कोई सिंपल सवाल आता है, कोई सिंपल सवाल आता है जिसमें ज़्यादा इधर उधर घुमा के नहीं पूछी गई ये बातें, तो उनको तुम कर पाओगे आसानी से। देखो ये मत सोचना कि शांका परिच्छेद जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इसमें है। देखो सत्य है वो, लेकिन ये होने की वजह से ही सवाल जो है ना वो तभी कभी कभी जो है हल्का भी बना दिया जाता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्या करें, एक हल्का सवाल पूछ लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि शांका परिच्छेद देख के उस सवाल को पढ़ोगे ही नहीं और छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। सवाल को पढ़ना जरूर। अगर तुम्हें पढ़ के लगे कि हाँ भैया ये तो होने लायक सवाल है, ये टाइप का सवाल तो हमने किया हुआ है, हल्का फुल्का डायग्राम बना के देख लेते हैं, शायद चीज़ें सिंपल हो जाए, तो करने की कोशिश जरूर से करना। ठीक है, करोगे या नहीं करोगे बोलो? करना। तो चलिए इसी के साथ ये सेशन हम लोग यहाँ पर रोकते हैं। आज हमने पढ़ा दीर्घवृत्त, जो कि शांका परिच्छेद का ही एक टुकड़ा है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अति परवलय शांका परिच्छेद को कंप्लीट करेंगे, यानी कि पूरी ज्योमेट्री को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, एक बार इसको ईमानदारी से बिना देखे खुद से ज़रूर अटेम्प्ट करना, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होगी। जेई एडवांस में इसी टाइप के सवाल पूछे जाते रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे ही सवाल आगे भी आएंगे। तो अगर इनको अच्छे से कर लोगे तो एग्ज़ाम में एक कॉन्फिडेंस फील करोगे और थोड़े और सवाल करने की हिम्मत रहेगी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।